ठीक है बच्चों, इसमें पहला आता है, जैसे कुछ तो हमने कर ही थे, ठीक है। जिसमें से एक आता है बच्चों, प्रेशर का हमने कर लिया था, एंड तो फोर्स का ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कर लिया था, ठीक है। अब हम करते हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस ये हम पढ़ेंगे जब हम थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक एरिया पे लगाते हैं, तो वही चीज है जैसे स्ट्रेस, इसका मतलब कि फोर्स, सॉरी प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर का बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये भी क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होता है, थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स ही होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। और आपको पता है फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, M1 L1 T-2 डिवाइड बाय L2। और ये बन जाता है M1L-1 T-2। फिर आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या क्या बताता है बच्चों, स्ट्रेन बताता है चेंज इन लेंथ। जब मैं उसको स्ट्रेस करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा इसके ऊपर, तो उसकी क्या, उसकी लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आता है कि नहीं आता। तो स्ट्रेस बता, स्ट्रेन बताता है, ठीक है। एल अपॉन एल है। एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशनलेस। तो यूनिटलेस भी होगा। ये भी एक और पैरामीटर होता है, डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, जब हम बच्चे बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना, खासकर हार्ड बॉडी पे, ठीक है, तो उसकी लेंथ में, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में चेंजेस आता है। तो ये है भी लेंथ में चेंजेस। जैसे हम वायर को खींचते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ में चेंजेस आता है कि नहीं आता। उसके एरिया क्रॉस सेक्शन में चेंज आ सकता है, इवन उसके वॉल्यूम में भी चेंज आता है। तो ये है अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसे क्या होता है, एरिया स्ट्रेन। तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। अभी तो हम केवल बेसिक समझ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसका होता है फॉर्मूला M1L1 T-2 अपॉन में L। तो बन जाएगा M1L0 T-2। लिखने भी है अभी, तभी लिखवा रहा हूँ। क्यों लिखवाता हूँ अभी? ठीक है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इनमें, ये पैरामीटर भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑफ फ्रिक्शन वर्ड आपने सुना होगा, फ्रिक्शन वर्ड सुना है ना। जैसा फ्रिक्शन वर्ड नॉर्मल हमारे ट्रांसलेशन मोशन में होता है, ठीक है, जब हम कोई बॉडी मूव कर रही होती है, ऐसे जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है ना, तो उसको भी एक फ्रिक्शन मिलता है। उस फ्रिक्शन का नाम ही क्या है, विस्कस है। विस्कस फोर्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चे, विस्कस फोर्स, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, किस में होता है, फ्लूइड में होता है, ठीक है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला जो होता है बच्चे, वो फोर्स, वैसे फॉर्मूला बता दूंगा तो मेरे ख्याल से आपके लिए इजी रहेगा, है ना। इसका फॉर्मूला जो होता है विस्कस, ये है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। पर इसमें जो होता है वो होता है बच्चे NA dV/dx। ये होता है फॉर्मूला, बता रहा हूँ। ये होता है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। होता क्या है, जब जैसे वाटर फ्लो कर रहा होता है, जैसे सरफेस आप देखोगे, जो ऊपर की लेयर है ना वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। आपको नीचे डाल दूंगा, आप स्लो ट्रेवल करोगे। सबसे नीचे इसको डेप्थ पे डाल दूंगा, ये बहुत स्लो ट्रेवल करेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं लेंथ वाइज नीचे जाता जा रहा हूँ, मेरी स्पीड क्या होती जा रही है, कम हो रही है। तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तभी बोला गया DV/d। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
पढ़ेंगे सारी डिटेल में अच्छे से, ठीक है। ए हो गया, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना कोई भारी सा इंसान होगा उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, जो हल्का होगा उसको कम। जिसको लगे भारी इंसान पे ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा और इस पे कम। और एफ तो खुद फोर्स ही है। तो यहां से अगर मुझे ईटा का फॉर्मूला निकालना है बच्चे, देखो ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, एरिया और फोर्स है। तो ईटा ही है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन गया। मैं बोलूंगा इसका फॉर्मूला बन गया एफ डी एक्स ए डी। समझ में आ गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का M1 L1 T-2। लेंथ का होता है ओनली L। एरिया होता है L²। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का याद है, कहाँ याद होगा, L1 T-1। ठीक है बच्चे। अब देखो एल को एम को करते हैं, एम की वैल्यू है 1, एल की चेक करो, 1 2 कट गए, L-1 है। थोड़ा शांत भी रहते हैं। T-2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, T-1। L1 प्लस नहीं है, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ है। सरफेस टेंशन डालिए, ठीक है, उसको टिक करता रहिए। फिर भी एक साथ लिख ले, ताकि यार जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला, इस साइड में लिख ले। 10 10 मिनट क्यों लेट आते हो, जितने बजे निकलता है उससे 10 मिनट पहले ही निकला कर। एक करते हैं गैस कांस्टेंट का। 5th नंबर पे आता है गैस कांस्टेंट। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी वी इजिकल टू NRT। और आर का बन जाएगा बच्चे, आर बन जाएगा PV/NT। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एक्चुअली होता है मास ऑफ जो भी है आपका मटेरियल डिवाइड बाय मोलर मास। तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है। तो ये तो यूनिटलेस होगा। प्रेशर, पी का प्रेशर का तो पता ही सबको, फोर्स अपॉन एरिया। वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो सीधा क्या हो गया, L3। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या हो गया, खत्म कहानी। यस और नो। तो मुझे बताओ प्रेशर का क्या होता है बच्चों, प्रेशर का मुझे याद है M1L-1T-2। वॉल्यूम का होता है L3। और टी का क्या होता है बच्चों, के। फाइनली आई कैन प्लेस M1L2T-2 एंड के। अच्छा, एन का मोल भी तो होगा, मोल भी तो बताया था। सही बात है, मोल मुझे लास्ट में लिखना पड़ेगा। मोल देखो इनवर्स आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे था, ठीक है। हैं, टेम्परेचर केस है तो कर दिया। गैस कांस्टेंट हो गया है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो लेटेंट हीट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है, जैसे कि आइस लिक्विड में जा रही है, जब चेंज हो रही है, ठीक है। तो जब जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, जमती है ना, नीचे जमती है, लेकिन जीरो के बाद एकदम से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा होता है। तो जब वो चेंज हो रहा होता है, जो हम इसको हीट देते हैं ना, हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं, जब वो चेंज हो रहा होता है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है,
उस समय जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट बोलते हैं। ये पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आप जो पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, वही सेम अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। लेटेंट हीट होता है बच्चों हीट अपॉन मास, और हीट खुद एक एनर्जी होती है, बताया था ना आपको। और एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हाँ बोलो बोलो। M1 L2 T-2 अपॉन में M, मास है ना। तो क्या बच जाएगा बच्चों? ओनली L2 T-2। एक कर सकते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। आपने वो पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स, F=G, K1 K2 अपॉन में R² पढ़ा है? ऐसे जब जैसे हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो ट्वेल्थ में आता है कुलम्ब्स लॉ आता है। कुलम्ब्स लॉ कहता है दो चार्ज के बीच में, कहता है सेम जैसा फॉर्मूला आप पढ़ते हो किसमें? ग्रेविटेशन में। वैसे सेम फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता देखो क्या होता है इसका। फोर्स होता है, कुलम्ब फोर्स होता है, जो कि होता है Q1 Q2, जैसे मास था ऐसे आ जाएगा दो चार्ज अपॉन में R², नीचे डिस्टेंस स्क्वायर ही आता था। बस एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है बच्चों, 4πε। यही जो एप्सिलॉन है यही क्या है? परमिटिविटी। आराम से करेंगे देखो। एप्सिलॉन को इधर ले आता हूँ, एफ को नीचे ले जाता हूँ, तो एप्सिलॉन क्या हो गया बच्चों? Q1 Q2 परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी बताता है कि कितना अलाउ कर रहा है सिस्टम में, ठीक है, ताकि चार्ज क्या हो सके, इंटरेक्ट कर सके। मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, नहीं उससे अलग होता है। चार्ज का आपने पढ़ा होगा एटी होता है, याद है? एटी हमने करवाया था लास्ट क्लास में। तो देखो दो चार्ज हैं, तो एटी का स्क्वायर हो जाएगा। दो चार्ज है, नीचे फोर्स है R², 4π का तो कुछ नहीं होगा। फोर्स का क्या होता है बच्चों? फोर्स का M1L1T-2L²। तो ध्यान से देखो, M एक ही है, M 1, L देखो -3, T देखो ऊपर T² ऊपर जाके फिर बन जाएगा तो T⁴ ठीक है बच्चों, और बन जाएगा A²। चार्ज और वो क्या है परमिटिविटी वाला सिंबल? R²। नहीं, ये हाँ, ये फोर्स फोर्स। अब देखो, स्कूल में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसका तो मैंने असाइनमेंट बना दिया है, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटिव लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे आपको याद नहीं करने हैं, ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कब हो जाएंगे? जब आप इनको सबको धीरे धीरे स्टडी करने लग जाओगे। जैसे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फॉर्मूले से ही आपको बनाना, एक भी चीज नहीं रटनी है। समझ में आ गया? दो चार अगर आप चाहते हो तो रट सकते हो, अदरवाइज मेरे ख्याल से हर बच्चे को जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना ऑटोमेटिक, देखा आप उनको यूज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले याद होंगे तो चुपचाप जल्दी से बना देना, रटना थोड़ा। रटने को तो आप गलती करोगे, माइनस की जगह प्लस लगा दो, प्लस की जगह पता नहीं +2 लगा दोगे, क्या लगा दोगे। फॉर्मूला याद है, अच्छे से यूज करना है, डायरेक्ट बनाना बस, एक भी रटना नहीं। तो इसमें अभी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे आपके स्कूल लेवल पे आ सकते हैं, तो उसमें बता देगा ये है, बताओ इसका क्या होगा। तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा कि आपको याद हो, ठीक है। जैसे बस दो चीज याद होनी चाहिए, एनर्जी का याद होना चाहिए, बेसिक है, ठीक है। फोर्स का याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन का याद होना चाहिए, ये तीन चीजें जो बेसिक है। इसके बाद तो आप सारे फॉर्मूले खुद से ड्राइव कर सकते हो। मतलब फॉर्मूले याद करें तो उसके भी बारे में। हाँ, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। अब सरफेस टेंशन के बाद भी बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं,
तो हम बस सरफेस टेंशन क्या रखा, फोर्स अपन में लेंथ करा, फोर्स का मुझे याद है, डिवाइड बाय लेंथ कर दूंगा, निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? एक भी लर्न नहीं करना है, इन्हीं को ही यूज करके बनाना है। ठीक है, बहुत सारे और भी फॉर्मूलेज हैं, आपने देखा भी है लिस्ट में, कम से कम मोर देन 80-90 फॉर्मूलेज हैं, उनको याद नहीं करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप यूज करते रहेंगे वैसे वैसे। मैंने आपको प्रिंट आउट इसलिए बोला था क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो आप वहीं से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल पे। पहला तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा मैचिंग वाला। ठीक है, इसमें तीन दो तीन क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे चार पांच, चार दे देगा, चार ही देता है ज्यादातर। लेटेंट हीट दे दिया, परमिटिविटी दे दिया, सरफेस टेंशन दे दिया, एक और कुछ पैरामीटर दे दिया, चार ऐसे चार इधर दे देगा, मैचिंग करनी है बस, काम खत्म। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मत बोला कर, शांत चुप ऐसे। पहले ही बता चुका हूँ, हर एक चैप्टर में से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आते हैं? फिर तीन क्यों बोला तूने अपने? तीन का मतलब 8 सेट आते हैं ना, 8 बार होते हैं ना एक उसमें। ठीक है, और इसके अंदर जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था, हमने कुछ C1 C2 C3 की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, या ABC की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप देख ही चुके हो, वो सारे PYQ क्वेश्चन ही थे जो मैंने डाले थे टेस्ट। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाला आप कर चुके हो, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो दो दो फर्दर एप्लीकेशंस आती हैं, बल्कि मैं अभी दोबारा तीसरी बोलूंगा, तीसरी आती है कंसिस्टेंसी। ये बोर्ड में लेवल पे नहीं है, मतलब कि स्कूल लेवल पे, इस पे जेई मेन के लेवल पे नहीं है, ये आता है बोर्ड लेवल पे। कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मतलब करेक्टनेस चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं, बस ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी बोला था। ठीक है, चलो तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, लिखो बच्चों। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, हाफ हाफ कर रहे हैं ना। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन टेस्ट द कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या है बच्चों? डेल इक्वल टू mg L³ अपॉन 4 b d³ y, ये है। ठीक है, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, जिसमें डेल क्या है बच्चों? डेल है डिप्रेशन इन लेंथ, डिप्रेशन इन लेंथ। एम क्या हो सकता है बच्चों? मास। जी आप सभी को पता है क्या होता है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल आप सभी को पता है क्या है? लेंथ। डी क्या है? ब्रेथ है बच्चों। ठीक है, और डी है बच्चों डेप्थ। और उसके बाद लास्ट आता है बच्चों यंग मॉडुलस। अब एक और क्वेश्चन को देखो, आराम से देखते हैं। ठीक है, आसान है, ध्यान से देखो। बता रहा हूं, डेल डिप्रेशन इन लेंथ है तो लेंथ हो गया, मास, एक्सेलरेशन, लेंथ, लेंथ, लेंथ। भाई डेप्थ ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, डेप्थ भी लेंथ है। बस एक नहीं पता, क्या? यंग मॉडुलस नहीं पता। अगर ये पता हो इसमें से कितना आसान काम हो जाए, पर मैं आपको बता देता हूँ। यंग मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ ही बनता है फॉर्मूला बच्चों। यंग मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। याद है मैंने स्ट्रेस को क्या बोला था? प्रेशर बोला था। क्या बोला था? प्रेशर। स्ट्रेन की डायमेंशन होती नहीं है, मतलब जो प्रेशर की डायमेंशन है वही स्ट्रेन की डायमेंशन, सॉरी स्ट्रेस की डायमेंशन है, और वही किसकी डायमेंशन है? यंग मॉडुलस की डायमेंशन। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है?
LHS तो बहुत ईजी है, डेल बोल दिया इसने। डेल क्या मतलब हो गया? एल। अब लेफ्ट हैंड साइड का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए? एल ही आना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। ठीक है, तो करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। मास बताओ बच्चों, मास क्या होता है? M1। जी क्या होता है? L1T-2। एल क्या होता है बच्चों? L3। 4 को तो लेना नहीं है। बी खुद एक क्या है? एल है। ये भी L3 है। और याद करो, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। M1 L-1T-। यही होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इधर देखो। मास से मास कैंसिल, L3 से L3 कैंसिल, T² से T² कैंसिल। अब देखो क्या बचा। अबे रुक जा, एल से एल कैंसिल, देख एल इनवर्स बचा। एल इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा? और डेल का खुद क्या था? खत्म। हो गया कंसिस्टेंस। ये आपको मिलेंगे केवल कहाँ पे? स्कूल लेवल के एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब अभी तक तो नहीं आए हैं ऐसा। हाँ ऐसे पूछ सकते कि वाई के डायमेंशन क्या हो गया, कुछ ऐसा वेरिएबल बना देगा। इसके वो हम कर ही चुके हैं, याद करो हमने करा था ना, AB = CD² समथिंग ऐसे। तो ऐसे डायमेंशन इसमें से पूछ सकता है, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। राइट बच्चों? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करो आप। देखो F = A √x प्लस BT²। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द डायमेंशन A/B। A/B का डायमेंशन निकालना बच्चों, निकालो जल्दी से। ये PYQ में ही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। देखो प्लस है, प्लस का मैंने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पे, दोनों की डायमेंशन क्या होगी बच्चे? सेम होगी। सिमिलरली जैसे इसकी सेम है, ऐसे ही इसकी सेम होगी। तो ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी बच्चों? F/√x की। और बी की डायमेंशन किसके बराबर होगी? F/T² की। दोनों को डिवाइड करना है आंसर आपके सामने था, क्या था? M0L-½ T। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगता है। देखो जब आप इतनी बार रिपीट कर लोगे ना, बहुत जल्दी जल्दी आप खुद ही करने लग जाओगे। ठीक है, शुरू में तो देखो आराम से ही करो, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या चीज कंसिस्टेंसी बना के रखनी है? एक्यूरेसी की। स्पीड का मत सोचे। ठीक है, जब भी कॉम्पिटेटिव लेवल होता है, खासकर जब एसएससी जो होते हैं ना, उनमें स्पीड मैटर करती है। जितने भी आईआईटी के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें स्पीड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, उसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है एक्यूरेसी। जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होगी, वही स्कोर अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो अपनी स्पीड पे कंट्रोल, एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा बना कर रखें। फिर धीरे धीरे जब आप करने लग जाओगे, अब बहुत उसी जब आप रिपीटेशन मोड में आते हो, तो ऑटोमेटिकली टाइम क्या हो जाएगा? कम लग जाएगा। पर सबसे ज्यादा किसमें एक टाइम लगाना है आपको? एक्यूरेसी में। आराम से लगाओ, सही आंसर निकालो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं फर्दर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, हम बहुत टाइप कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 10 बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जेई के, तो 5-6 बार ये क्वेश्चन डाल सकता है, 4 बार तो डाल ही सकता है। और बहुत इजी है। इजी ऐसे है क्योंकि ये बताता है सेकंड एप्लीकेशन कि हम फॉर्मूलाज कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला इससे, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला तो मैं नहीं बताता, चलो तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। ये बोलता है ऐसे कि देर इज रिलेशन, क्वेश्चन लिखो। देर इज ए रिलेशन, देर इज अ रिलेशन बिटवीन, देर इज a relation between force, there is a relation between force using velocity, radius and mass, velocity, radius and mass। ठीक है, एक्सप्रेस।
सिंपल। अब देखो उसने बोला है कि जो फोर्स है ना इन तीनों के ऊपर बना, अब मुझे पावर तो पता नहीं है भाई, वी स्क्वायर भी तो हो सकता है, आर रेस्ट टू पावर माइनस हाफ भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, मैं क्या करता हूँ, मैं एफ लिखूंगा, ध्यान से देखो, मैं पहले मेरा मेथड समझो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट टू पावर ए, आर रेस्ट टू पावर बी, एम रेस्ट टू पावर सी। समझ में आ गए? अब आप बताओ मुझे क्या चीज की वैल्यू निकालनी चाहिए इनमें से? खत्म क्वेश्चन। एबीसी की वैल्यू निकाल लोगे, क्वेश्चन खत्म। अब निकालें कैसे, कौन से मेथड से करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूले से। ध्यान में आ गया? अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए लेट अस सपोज मैं यहाँ पे के ले लेता हूँ कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, फिर मैं सेम मेथड लिख रहा हूँ। पहले मेरा देख लो कैसे करेंगे। एफ क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? M1L1T-2, खत्म। के का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनलेस कांस्टेंट माना आपने, हटा दो। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1T-1 रेज टू पावर ए। आर है रेडियस, रेडियस क्या होती है? ओनली लेंथ, रेज टू पावर बी। एम क्या है? मास, रेज टू पावर सी। क्लियर है? अब जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, सेम मेथड वही यूज करना है। देखो मास केवल इसी के पास है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम रेज टू पावर सी। एल बताओ किस किस के पास है? इसके पास है ए, एक इसके पास है बी। मेरे ख्याल से ए प्लस बी लिख सकता हूं मैं, यस और नो बच्चों? अब टी का बताओ, टी की पावर क्या है? माइनस। यस, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए अब बता, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में? बस मुश्किल क्या था बाई चांस, मुश्किल क्या हो सकता है आप बताओ, इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है? फॉर्मूला याद। अब तो थोड़ा इतना आसान देगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डाल सकता है, ठीक है, कुछ भी डाल सकता है, सरफेस टेंशन डाल सकता है, कुछ भी डाल देगा, उसकी मर्जी है। बस यही मुश्किल है इसके अंदर, बाकी सब सेम है। खत्म। अब क्वेश्चन मुझे बताओ, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? कंपेयर करो। सी की वैल्यू है 1। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस ए की वैल्यू कितनी है? -2। तो ए की वैल्यू होगी बच्चे 2। ए की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? -1। अब सारी वैल्यू निकल गई। अब देखो, एफ इक्वल टू के टाइम्स वी। वी क्या था बच्चे? वी रेस्ट टू पावर ए था। ए की वैल्यू कितनी है? 2 वी स्क्वायर। सी क्या है? एम, एम की पावर 1। आर क्या है? आर की पावर -1। ये फॉर्मूला बन गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर में। फॉर्मूला भी है वैसे के इसमें से 1 होता है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन में होता है ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो यही फॉर्मूला आएगा। हम पढ़ेंगे जब 1.5 महीने में पढ़ लेंगे शादी वाले फॉर्मूले को। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सिंपल सा है। कोई दिक्कत परेशानी? कर लें एक दो और क्वेश्चन ऐसे? करो। पहले क्वेश्चन कैसा है, हमें तो सीधा लिखना। देखो, consider a simple pendulum having a bob attached to the string oscillate under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation, the period of oscillation depends on, the period of oscillation depends mass of the bob, mass of the bob, length of the pendulum, and acceleration due to gravity. पहला क्या बोला था बच्चों? मास ऑफ द बॉब, सेकेंड है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, थर्ड है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस टाइम पीरियड। ठीक है, करें भाई? अभी टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से। टी किस किस के प्रोपोर्शनल बोल रहा है? मास के। फिर क्या बोला? लेंथ। और फिर क्या बोला? तो ये बन गया ए
बी फिनिश। टी होता है टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T1। मास का, लेंथ का, जी का, एम एक जगह है तो एम में हो जाएगा, एल देखो, बी सी, बी प्लस सी, और सी का, सॉरी, टी का हो जाएगा -2C। यस और नो बच्चों? ए की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। 1 तो सी की वैल्यू कितनी है? -12। सी की वैल्यू -12 है तो बी की वैल्यू क्या होगी बच्चे? +12। खत्म। तो सर बताइए फिर फॉर्मूला। सर डी होता है टी, मास रेस टू पावर 0, मतलब मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, L⁻⁻², और G⁻⁻। ये माइनस को हम रूट में भी तो लिख सकते हैं बच्चों, यस और नो? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ L/G, और एक्चुअल में इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2π√L/G। यही इसकी लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है? डायमेंशन फॉर्मूला के। क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताता है। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताता, यही इसकी लिमिटेशन है। रिलेशन बता देगा, देखो रिलेशन बहुत अच्छे से बता दिया उसने, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या एक्सप्रेशन होगा वो नहीं बताता। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। किसकी? डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं। जब हम निकालते हैं तो बार बार एक्सपेरिमेंट चेक करते रहो, तो उससे हम पता कर लगा सकते हैं। एक करोगे आप क्वेश्चन? ठीक है। लिखो, velocity v of water waves, velocity v of water waves depends on wavelength, water wave depends on wavelength, density of water and acceleration due to gravity। ये वेलोसिटी जो सेम रहेगी, अलग होनी चाहिए वेलोसिटी? सेम ही रहेगी। ठीक है, ए बी सी निकालो बच्चे। डेंसिटी ऑफ वाटर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके ऊपर डिपेंड करता है। वी क्या है? वेलोसिटी का क्या होता है? L1T -L है वेवलेंथ। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम बोला बच्चों। ठीक है। और जी की वैल्यू क्या है बच्चों? ये आपको पता ही है, कितनी बार कर चुके। यस और नो, है ना? अब मेरे ख्याल से अगर मैं एम को देखूं केवल बी पे ही है, तो m⁻⁻ क्या आ जाएगा बच्चे? बी। एल आ जाएगा ए -3B+C, और टी आ जाएगा, कहीं पे भी नहीं है, -2C। अब ध्यान से देखो, पीछे तो एम है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। -2C इक्वल टू हो गया -1, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। इसमें देखो a -3B+C इक्वल टू कितना है? 1। बी की वैल्यू पहले से 0 हो गई, सी की वैल्यू कितनी है? हाफ है, ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? हाफ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी बना बच्चे, वो बना a टाइम्स, बी की वैल्यू 0 है ना, तो √, ठीक है, वेवलेंथ, लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा जी। ठीक है, तन में आ गया नाम से, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? चलो।
लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो। If t is the time period, if t is the time period, g is the gravitation constant, mass m is the mass, and r is the radius. T is the time period, g is the gravitation constant, m is the mass, and r is the radius of orbit. बता रहा हूँ, ऑप्शन तो लिख लो पहले। ये है बच्चों क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर एक क्वेश्चन है, PYQ है वैसे तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसा बोल रखा है हम तो क्या करते हैं, वही एक ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी तीन कहाँ पे ले लो, राइट हैंड साइड पे ले लो और सॉल्व करो बस। इसको मत देखो भी ऑप्शन को, आप अपने हिसाब से रिलेशन निकालो इसका। P को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, GMR को राइट हैंड साइड ले लो और रिलेशन निकालो। तो ये देखना P डायरेक्टली इक्वल टू GAM, लिखो करो अपने हिसाब से करो। सी ऑप्शन है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G रेज टू पावर A, M रेज टू पावर B, R रेज टू पावर C। T तो खुद बच्चों टाइम पीरियड, तो उसका क्या होगा, ओनली T ही रहेगा। G का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर, यही होता है। तो क्या निकल के आता है मेरे ख्याल से, -1 L3 T-2 रेज टू पावर A, मास है M रेज टू पावर B, लेंथ है L रेज टू पावर C। अब देखो मास दो जगह है तो लिख देंगे M रेज टू पावर -A प्लस B। L देखो बच्चे दो जगह है, 3A प्लस C। T बच्चे केवल एक जगह है, -2। अभी बताओ जो हमने मेथड पढ़ा उनमें से कोई अलग चीज करी है अभी तक हमने नहीं करी। अब बताओ -A प्लस B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। निकाल सकता हूँ या B की वैल्यू निकाल सकता हूँ। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A के बराबर, तो B की वैल्यू भी माइनस ही रहेगी, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, C की वैल्यू हो जाएगी -3A, ये हो जाएगी 3/2। बताओ इस स्टेप में अभी तक कोई ऐसा स्टेप मैंने चूज किया जो बिल्कुल एड्रप्ट नया स्टेप मैंने ले आया हो, सही है। चलो अब देखते हैं टी किसके साथ है। देखो मुझे तो, मैंने आपको क्या समझाया, 4 पाई से डजंट मैटर, हमें तो बस बाकी से रिलेशन देखना। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी रेस्ट टू पावर कितना है बच्चे, -12, एम की पावर कितनी है, अगेन -12, आर की पावर कितनी है बच्चे, 3/2। क्यों ना मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, क्योंकि टी स्क्वायर तो हर जगह बोल ही रखा है। तो टी स्क्वायर हो जाएगा, जी बन जाएगा -1, एम बन जाएगा -1, आर बन जाएगा क्यूब। केवल एक जगह ही ऐसा है, R³ GM नीचे है। बता, आंसर इसलिए नहीं निकलते एग्जाम में क्योंकि हम स्टेप को ही भूल जाते हैं। इसमें मतलब एक भी ऐसा स्टेप मैंने जो बिल्कुल अलग ले लिया हो, जैसा 3 क्वेश्चन में किया है, चौथे में भी बिल्कुल वही सेम स्टेप किया है,
ठीक है, सर में आया कि नहीं आया सभी को? क्लियर हो गया? चलो एक वो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, इसी टाइप के आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तेरी करवाऊंगा छुट्टी। देखो, ए फ्रिक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, a frequency of pendulum depends on frequency of pendulum depends on length, सेकंड है मास पर यूनिट लेंथ। लिख लेता हूं मैं, देखो एक है लेंथ एल, एम ध्यान से देखना, इसको बोल रखा है इसने मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझ रहे हो, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? खुद एम की, ओनली इंडिविजुअल एम की होनी चाहिए, एल वन, सॉरी एम वन एल माइनस वन पर यूनिट लेंथ है ना। और तीसरा है बच्चों डेफिनेट टेंशन। टेंशन क्या होता है? फोर्स ही होता है। ये वायर होती है ना, वायर, इस पे जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो इस पे टेंशन क्रिएट हो रही है बच्चों। हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे, पर अभी के लिए आप टेंशन मान के चलो, फोर्स है, डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है फोर्स वाली। तो ये फोर्स है, मास पर लेंथ है एल है। मैंने क्या बोला, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी। तो बताओ उसकी क्या होगी डायमेंशन? अदरवाइज आप याद करो, फ्रिक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम पीरियड, याद है आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वन अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो जो टाइम पीरियड होती है उसका इनवर्स। ठीक है, तो कर सकते हो, करो। देखो एफ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेज टू पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ रेज टू पावर बी, और टेंशन रेज टू पावर सी। तो जो फ्रीक्वेंसी का बच्चों क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, टी माइनस वन इक्वल्स टू एल। एल क्या है? लेंथ। लेंथ तो डायरेक्टली बोल रखे तो एल रेज टू पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ बोल रखा तो एम एल वन माइनस वन रेज टू पावर बी। टेंशन मैंने बताया था बच्चों, फोर्स है एम वन एल वन टी माइनस टू रेज टू पावर सी। ठीक है बच्चों, मास चेक कर लो पहले, मास केवल बी के पास है, सॉरी सी के पास भी है, तो हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, एल देखो, एल है ए के पास माइनस बी के पास प्लस सी के पास। फिर है टाइम, टाइम केवल ए के पास है माइनस टू सी। अब देखो बी प्लस सी क्या हो गया बच्चे? जीरो। ए माइनस बी प्लस सी भी क्या हो गया? जीरो। माइनस टू सी किसके बराबर हो गया? माइनस हाफ, तो सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? हाफ। सी की वैल्यू हाफ है तो बी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस वन बाय टू। ए माइनस हाफ और फिर माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस वन। बस तो खत्म। तो जो फ्रिक्वेंसी है आप ऐसे लास्ट में लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर माइनस वन, मास पर लेंथ रेज टू पावर माइनस हाफ, एंड टेंशन रेज टू पावर हाफ। ये आ जाएगा वन अपॉन एल टेंशन अपॉन में मास पर लेंथ। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। पर माइनस साइन तो ऐसे ही होता है ना, फालतू का ही तो है, माइनस बी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर प्लस भी माइनस भी अंतर थोड़ी ना है। ऊपर प्लस भी है ना, अगर माइनस भी होता तो मैं डायरेक्टली डालता ना इसकी वैल्यू जीरो। समझ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूं तो माइनस बी भी तो, हाँ सेम साइन होते तब मैं बोलता। ठीक है, अच्छा वो पूछ लिया तूने, नहीं सही किया, पता है क्यों? क्योंकि तू एग्जाम में कर सकता है ऐसी मिस्टेक, तू नहीं बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर तूने अच्छा वो पूछ लिया ताकि अगली बार ध्यान रखेगा। ठीक है, अच्छी बात होती है पूछना भी। जो तुम मिस्टेक कर रहे हो जरूर पूछा करो, क्योंकि यही मिस्टेक ही पता लगाता है कि तुम मिस्टेक क्या कर रहे हो। तुम बहुत आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, पर तुम गलत करके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही मिस्टेक, छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं, इससे आंसर पूरा चेंज हो जाता है। फिर अब आधा घंटा लगा दो क्वेश्चन को, होगा ही नहीं सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन 2 मिनट का ही था।
फिर ढूंढते रहोगे कहाँ थी मिस्टेक। ठीक है, सर में आ गए बच्चों यहाँ तक। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे, स्कूल में भी इसी टाइप के मिलेंगे, और जेई या नीट का जो भी आपको एग्जाम होता है इसी टाइप के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। ठीक है, थर्ड एक लास्ट और एप्लीकेशन होती है, ये होती है बच्चों कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि वन सेट ऑफ यूनिट को अनदर सेट ऑफ यूनिट में। हमने केवल दो ही सेट ऑफ यूनिट पढ़ी है अपनी पूरी लाइफ में, एक ऐसा यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। उसका कन्वर्जन करना तो हमें आता ही है। एसआई में क्या होता है, मास क्या होता है किलोग्राम, लेंथ क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकेंड। सीजीएस में क्या होता है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। बस कन्वर्जन हो गया। अब बताओ इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना। क्वेश्चन हल्का सा घुमा के फेंकेगा वो बोलेगा कि अनदर सेट ऑफ यूनिट है, ध्यान से सुनना, एक अनदर सेट ऑफ यूनिट है जिसमें मास को मैंने माना 10 kg, मीटर लेंथ को माना है मैंने 0.1 मीटर, ठीक है, और टाइम को माना मैंने 100 सेकेंड या 1 मिनट। 1 मिनट ले लिया, मतलब थोड़ा कन्वर्जन भी इजी रहेगा। 1 मिनट ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे उस क्वांटिटी जो मैंने नई सेट ऑफ यूनिट मानी है उसमें तुम फोर्स की वैल्यू निकाल के दो। किसकी वैल्यू निकाल के दो? फोर्स की वैल्यू निकाल के दो। भाई ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, बिल्कुल इसी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में भी इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। पर हम शुरू में अब थोड़ा आसान लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको मेथड पता चल जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और फिर हम अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आप याद करो जब मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको बताया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, क्यू इजिकल टू, याद है, एन यू, है ना। एन क्या होता है यहाँ पे बच्चे, नंबर, कोई भी नंबर होगा। यू क्या है, यूनिट। क्या होता है बच्चों, यूनिट। मैंने आपको बोला था कि इसको हम N1 U1 इक्वल टू N2 U2 भी बोल सकते हैं, जिसमें N1 एक नंबर है, U1 एक यूनिट है, ऐसी N2 एक नंबर है, U2 एक यूनिट है। क्वांटिटी सेम है, जैसे कि फोर्स, फोर्स की दो यूनिट हो सकती है, कौन कौन सी? एक तो न्यूटन, दूसरी यूनिट पूछा, यूनिट, डायमेंशन नहीं, यूनिट। डाइन सुना है, डाइन सुना है, डाइन। अब आपको याद करो, वन जो न्यूटन होता है उसमें कितने डाइन होता है, 10⁻5। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है। आपने क्या किया, यूनिट को कम कर दिया, देखो यूनिट को आपने कम कर दिया तो नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, हमेशा सेम रहनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन करने वाले, कि आपको एक सेट ऑफ यूनिट बता देगा, दूसरा बोलेगा कि मेरी एक यूनिट है नई वाली जो मैंने बताया था कि 10 किलोमीटर ले लो, 0.1 मीटर ले लो, 60 सेकेंड ले लो, वो आपका U2 हो गया। और आपको बोल देगा उसकी बेसिस पे N2 की वैल्यू निकालो, उसी के बेसिस पे N2 की वैल्यू निकालो। इस तरीके से बोलेगा हर बार एग्जाम। तो हमें एग्जैक्टली N1 या फिर N2 की वैल्यू ही निकालनी होगी हर बार, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि सर हमें तो U1 U2 तो हमें पता चल गया ऐसा है, लेकिन हर बार तो नहीं पता चलेगा मेरे को। तो इसको क्वेश्चन को डायमेंशन से कैसे रिलेट करें, ये तो यूनिट है। आपको पता हम यूनिट को डायमेंशन से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि केजी के लिए हम क्या लिखेंगे, M1, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, T, और हम मीटर के लिए क्या लिखेंगे, L। बस खत्म, वही लिखना है हर बार, हर बार वही लिखना है। और क्वेश्चन करते हैं ये वाला सिंपल सा, कि 10 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना। वैसे तो पता ही चल रहा होगा, पर हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे ना कि एग्जाम में, तो हाँ सर मुझे तो याद है, मैंने लिख दिया दो, सर मेरे को 5 नंबर ऐसे ही दे दो, वो जीरो देगा फिर तेरे को। अब क्वेश्चन कैसे लिखना देखो, आप लिखोगे ऐसे, सिंस Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, लिख दिया बच्चे ऐसे। अब ध्यान से देखो, मुझे N1 की वैल्यू पता है, U1 तो ये हो गई आपका न्यूटन, N2 पता है, U2 हो गया आपका डाइन, ठीक है। लेकिन डाइन और न्यूटन में डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम लगेगा,
क्यों? आप सेंटीमीटर और मीटर को कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। बताओ। अगर मैं बोलूं सेंटीमीटर तो तब भी आप क्या बोलोगे? एल बोलोगे। मैं बोलूंगा मीटर तब भी आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा किलोमीटर तब भी आप क्या बोलोगे? ये इसकी क्या है? डायमेंशन की लिमिटेशन है, वन ऑफ द लिमिटेशन। क्या है? वन ऑफ द लिमिटेशन है। सर में आ गया? इसको क्वेश्चन पर वापस आता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो हम ये वाला यूज करेंगे बच्चे, क्वांटिटी तो सेम ही है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे N1 U1। मेरे को देखते रहना बच्चों, इस पे बोर्ड पे ध्यान लगाओ यहाँ पे कि मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। N1 एक नंबर है, नंबर क्या है बच्चों? 10। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 10। क्लियर? U1 क्या है? यूनिट है। यूनिट को लिखने डायमेंशन में लिखना है। तो मुझे बताओ ये क्या है एक्चुअल में? और न्यूटन क्या होता है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? मैं बोलूंगा M1L1T-2। क्लियर बच्चों? यहां पे क्या लिखूंगा? N2, जो मुझे निकालना है। अभी पहले लिखना नहीं है, समझना। यहां पे क्या लिखूंगा? सर डाइन, डाइन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सर क्या बात करो, सेम ही होगा। फिर सर मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा? अब ध्यान से देखो। अब मैं कन्वर्ट ऐसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मास और मास अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे ले लूंगा मैं बच्चे ए। ठीक है, 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा? ए की। यहाँ पे ले लूंगा बी, और यहाँ पे ले लूंगा सी। बी। अबे रुक जा, ठंड रखा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। अब ये कह रहा बराबर है, तो ले फिर। अब ठीक है। अब ठीक है ना? क्योंकि इसका मास मीटर में होगा, सॉरी केजी में होगा, और उसका मास ग्राम में। अब ठीक है। अब मुझे N2 की वैल्यू निकालने बच्चों। N2 की वैल्यू तो ध्यान से देखना, N2 की वैल्यू कैसी होगी? N2 इक्वल टू, ये वैल्यू कहां चली जाएगी बच्चे? इसके डिनोमिनेटर 10। ध्यान से देखो, M1 की पावर भी A है, M2 की पावर भी A है। जब पावर सेम होती है तो नंबर के बीच में रिलेशन बन जाता है, जो कि बन जाएगा M1/M2 रेस्ट टू पावर। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि हर बार आएगा तो इसी में ही। दूसरा क्या बनेगा? L1/L2 रेस्ट टू पावर बी। अगला क्या आएगा? माइनस। ठीक है, यहां तक आ गया। अब याद करनी है कि न्यूटन तो ऐसा यूनिट में होता है, और डाइन सीजीएस में। अब बस यही वैल्यू पुट करने, ध्यान से देखो। M1L1T1 SI के थे कि सीजीएस के थे? SI के थे। तो SI में M1 क्या होता है? मास। केजी। तो मैं लिखूंगा 1000 ग्राम। ध्यान से आराम से करना है, ये क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी टाइप है। ठीक है, आराम से करना है। पहले मैं एक के लिखूंगा। ठीक है, लेंथ बताओ। मीटर, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे? 100। आप ऐसे किलोग्राम में लिख सकते हो, बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। आप ऐसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। टाइम सेकंड में होता है, सेकंड तो सही। ठीक है, अब आ जाओ सीजीएस। सीजीएस में मास क्या होता है? ग्राम। 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैंने पहले से कन्वर्ट करके चल दिया। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी तो सांस फूल रही है, मैं कैसे लिखूंगा, तो आप 1 kg लिख के चलो आराम से शुरू में। सर 1 kg, 1 सेंटी, 1 मीटर, 1 सेकंड, आराम से लिखो आप। आपको जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए बस। समझ में आ गया? सेकंड तो पता आपको, सेकंड ही होता है। अब पावर पे ध्यान देना। पावर यहाँ पे क्या थी बच्चे? मास फोर्स की पावर क्या होती है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पुट करनी ही नहीं, इसको हटा देना। ठीक है बच्चे, केवल डायमेंशन किसकी वैल्यू पुट करनी है? 1, 1, -2 की ही पुट कर देना बस। ठीक है, सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल बच्चों। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम,
10 को तो भूल जाओ अभी। यहाँ पे देखो कितना बचा, 1000 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है, 1000। ये बन गया 100। याद करो अगर ये 1 न्यूटन होता तो 10⁵ डाइन होता। अब कितना निकल गया, 10⁶ टाइम। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, करवाऊंगा अभी 3 4। नेक्स्ट लिखो, हाउ मेनी अर्ज इन 1 जूल यूजिंग डायमेंशन मेथड। ठीक है, हाउ मेनी अर्ज इन 1 जूल, ERG। ठीक है, तो देखो जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी। अब एनर्जी का याद रखना है क्या था डायमेंशन फॉर्मूला। पहले मैं एक बार करेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो कैसे यूज करना है। हमने क्या लिखा था बच्चे, Q इज इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। Q मेरी एनर्जी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, बात खत्म। अब देखो U1 को कैसे लिखूंगा, N तो हो गया नंबर, U होगा यूनिट। यूनिट में तो मुझे क्या पता क्या है, वो तो अभी आपने बताया नहीं ना, मैंने एनर्जी बताया नहीं। तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जनरल बनाओगे M1 L1 और T1। ठीक है, और इसकी पावर आएगी A B और C। पहले समझ लो N2, क्योंकि अगर ये एनर्जी है तो ये भी क्या होगी, एनर्जी होगी, ये तो नंबर है, यस और नो। तो ये क्या बन जाएगा, M2 L2 T2। लेकिन पावर तो सेम ही रहेंगी ना भाई, पावर में थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। जैसे एनर्जी में M1 L2 T-2 होता है, तो 1 2 और -2 तो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ABC विल नॉट चेंज। मास चेंज हो रहा है क्योंकि वहां पे मास क्या है, किलोग्राम में, यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ग्राम में है जैसे। ठीक है, एक्सपोनेंट विल बी सेम, M1 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अलग वैल्यूज होंगी, राइट हैंड साइड पे अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अब याद करो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे N2 की हर बार वैल्यू निकालनी है तो मैं डायरेक्टली भी तो N2 का फॉर्मूला लिख ही सकता हूँ हर बार के लिए। देखो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1, मैं हर बार ये क्यों ना डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्यों ना लिख दूं, M1/M2 रेज टू पावर ए, M2 L2, सॉरी L1 L2 रेज टू पावर बी, T1 T2 रेज टू पावर, बस ये जनरल फॉर्मूला बन गया आपके लिए। अब हर बार आपको यही फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन था कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, ये था ना क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जूल किस यूनिट है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बस वो लिख लो। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सर हमें पता है, M1L2T-2 है। तो ये तो हमें गारंटी पता चल गया सर, ABC की वैल्यू तो मुझे यूं पता चल गई, A की वैल्यू कितनी है, B की खत्म। अब ये M1L1T1 कैसे डिसाइड होगा, किससे डिसाइड होगा, M1L1T1 जूल से। और M2L2T2 किससे डिसाइड होगा, अर्थ से। अर्थ कौन सी यूनिट है, CGS। जूल कौन सी यूनिट है, बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया स्टेप। अब एनर्जी से हमें पता चलेंगी पावर्स। M1L1T1 की वैल्यू कहां से पता चलेगी, यूनिट से, कि कौन सी यूनिट है, जूल है। जूल कौन सी यूनिट है, SI। M2L2T2 कौन सी यूनिट है, CGS। किसकी है, अर्ज की। बस वैल्यू डालो, आंसर आ गया, खत्म। अब तो सिंपल स्टेप है, यस और नो बच्चों। तो मुझे बताओ N1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, N1 की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को, 1 है, क्योंकि आपने 1 जूल ही ले रखा, तो हो गया 1। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर, सॉरी 2 - 2। ठीक है बच्चे, अब जूल। जूल में क्या होता है, केजी। केजी को लिख दूं ग्राम में, क्योंकि वो तो कंफर्म है ग्राम में ही आएगा। ये बताओ बच्चे, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये किस में आएगा, तो सेकंड से तो कट गया, 1 आ गया। 100 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, 10⁴। ये कितना होगा, 10⁻³ और आप सभी को पता है कि N2 की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻7। अब आप लिख सकते हो कि 1 जूल किसके बराबर है, 10⁻7। अच्छा,
अब एग्जाम में थोड़ा दिमाग वाला है, क्या है? वो बोलेगा 1 अर्ज कितने के बराबर होता है, पर आप यही क्वेश्चन करके आओगे ऐसे, आराम से करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसने 1 अर्ज बोल दिया है ना, तो M1 L1 T1 किसकी यूनिट को बताएगा? अर्ज की बताएगा। और M2 L2 T2 किसकी बताएगा? जूल की। समझ में आ गया? दिमाग खोल के रखना है, कहीं वहां पे दिमाग बंद कर लो, सर रट रखा मैं तो यूं आंख बंद करके लिख दूंगा, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे नहीं लिखना है, ध्यान से देखो। अगर मैंने लिखा 1 अर्ज इक्वल टू समथिंग है, तो अर्ज वाला M1 L1 T1 को रिप्रेजेंट करेगा, जूल वाला M2 L2 T2 को, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड वाला याद रख लो M1 L1 T1, राइट हैंड साइड वाला याद रख लो M2 L2 T2। बात खत्म। समझ में आ गया? हाँ जी। अब ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि CGSA के ऐसा ही है। अब तेरे को ये पता है कि अगर मैं कुछ ऐसी यूनिट बता दूं, बस कॉमन ही याद रख बस तू। अब इसके अलावा कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं तेरे को बताने वाला हूं। जो कॉमन तुमने पढ़ रखा है ना लाइफ में, बेसिक, वही बस पता कर लो, वही स्कूल लेवल पे आएगा। अब वो वाला लेवल किस में नहीं आएगा? जेई मेन में नहीं आएगा। अब वो घुमा के कैसे देता है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये लिख लिया? लिख लिया बच्चों? लिखो। अभी क्वेश्चन की आपके इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन, ये आप पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज में। इसमें सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5.67 10⁻⁻5 अर्ज सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर K-4 सेंटीमीटर -2 K-4। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उतना लंबा क्यों करने की जरूरत है? हैं? वैल्यू इन SI यूनिट, ठीक है। तो इतना लंबा मैं, क्योंकि तो मुझे पता ही है अब। क्या आपको अर्ज में पता है अर्ज की वैल्यू SI में क्या होती है? अर्ज की वैल्यू SI में, शाबाश, वेरी गुड, 10 करोड़ रुपए जीतेगा तुम। या फिर 10⁻⁻7 जूल, यस और नो? तो मुझे इसकी जगह, अर्ज की जगह लिख सकता हूँ बच्चा 10⁻⁻7 जूल। नेक्स्ट क्या है? सेकंड, सेकंड की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड ही होती है। सेंटीमीटर की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। लेकिन 10 पावर क्या, सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 पावर, देखा, -2, -2 की पावर -2। हाँ, तो ध्यान देखना यहाँ पे सेंटीमीटर -2 है, तो -2 पहले लिख लेना आराम से, क्योंकि हो तुम बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड। केल्विन का क्या होगा? केल्विन का तो कुछ नहीं होता, केल्विन तो केल्विन में ही रहेगा। समझ में आ गया? आराम से, ठंडे दिमाग से। तो देखो 10⁻⁷ ये तो एक्स्ट्रा था ही था बच्चों, ये तो पहले से ही मौजूद था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। सेकंड सेकंड में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं पहले यूनिट लिख रहा हूँ। 10 पावर क्या बन जाएगा? 4। अब लिख लो जूल सेकंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन -4। अब ये वैल्यू बता दो। 10⁻³ हुआ, 10⁻³ यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 पावर माइनस, खत्म बस क्वेश्चन। पर मुझे भरोसा है तुम गलत करके आओगे, जैसे यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। आराम से ठंडे होगे, कैसे कैसे ठंडे होके करना, बस खत्म बच्चा। -3 बचा था ना, -5 -3 कितना होता है बच्चे? -6। समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते नहीं कर सकते? अब कर लोगे? लिख ले, मन में है इच्छा तो लिखने की। 99% इट विल नॉट गिव। तो तभी तो करो, ये तो बेसिक है। अब ये, हाँ, ये भी ये गिवन हो सकता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं, ये तो गिवन होगा।
क्योंकि तुझे कहाँ पता था कि 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन लिखो बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट on a new system on a new system that has basic unit of that has base unit of that has base unit of 100 gram, 100 centimeter and 1 minute। हाँ, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि इस टाइप का ऐसे नया सिस्टम बोल देगा। ठीक है, तो जो आपका पुराने वाला सिस्टम है उसको आपको नए सिस्टम में वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया? तो देखो कैसे करेंगे। जो पुराने वाला सिस्टम है उसमें बोल रखा है जूल पर मिनट, जूल पर सेकंड भी निकाल सकते हैं उससे हम। जूल पर सेकंड होता क्या है? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड एनर्जी पर टाइम पावर होती है। तो एक तरह की पावर ही तो कह रहा है। अगर मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे को पावर का पता चल जाएगा। पर बच्चों वैल्यू, यस और नो? तो 60 जूल पर 60 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड। जूल पर सेकंड क्या होता है बच्चों? पावर मतलब वॉट। 60 हो गया 1 वाट। तो इसका लो, जो 1 वाट को एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, बस यही क्वेश्चन है। 1 वाट भी बोल सकता है, थोड़ा घुमा के बोल दिया उसने बस। थोड़ा बनना था कि तुम्हें फंसाता हूँ। जूल पर मिनट दे रखा है ना, तू नहीं भी करता फिर तेरे को क्या करना पड़ता कि हमें तो हमेशा याद रख कि हमें तो एक क्वांटिटी चाहिए ना। जूल और मिनट में कैसे कन्वर्ट करूंगा तीसरी में? इसलिए जूल पर मिनट को मैंने एक क्वांटिटी बना दिया, वॉट। वॉट मतलब पावर। अब पावर का मैं डायमेंशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसका भी लिख सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ गया? अब याद करो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला बताओ मेरे को। एन टू वाला, एन टू का वैल्यू क्या थी? एन टू की वैल्यू N1 अपॉन M2 रेज टू पावर ए अपॉन L2 रेज टू पावर। अब देखो क्वेश्चन ये है मेजरली कि कौन क्या क्या है। ठीक है, आराम से करेंगे। ठीक है, तू बता करना। ये M1 L1 T1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पुरानी वाले को, नई वाली को? पुराने वाले को, है ना? और M2 L2 T2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंड साइड, मतलब कि ये नई वाले सिस्टम को। तो क्यों ना मैं पहले ही, मैं बच्चा अभी बहुत अभी पैदा हुआ हूं, तो सर मेरे को आप आराम से बताओ। आराम से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, M1 L1 T1 की वैल्यू अलग से लिख लेता हूँ पहले। मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करता। तो 1 वॉट तो मेरे ख्याल से ऐसा यूनिट टाइप ही लग रही है मुझे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं लग रहा। तो ऐसा यूनिट में मास क्या होता है? केजी। मतलब कि 1000 L1 100 टाइम 1। सर M2 भी पुट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं पुट कर सकते? M2 L2 T2। M2 कितना है बच्चों? 100 ग्राम गिवन है क्या? 100 सेंटीमीटर गिवन है क्या? 1 मिनट 60 सेकेंड गिवन है क्या? सर सब कुछ तो गिवन है। सब कुछ ही गिवन है। सर एबीसी नहीं पता सर, इसमें मैं बहुत इजी बता दो सर अब। जूल का क्या होता है? जूल का M1 L2 T-। नीचे टाइम है तो क्या हो जाएगा? T-3। तो ये तो कंफर्म हो गया। हाँ, तो पावर का ही तो निकाला है। पावर का ही तो निकाला है। पावर का क्या बता दिया तुमने? M1 L2 T-3। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस। ठीक है, आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी तो नहीं है। ऐसे ही करना। अब बता भाई, एन की वैल्यू बता, N1 की। N1 की, N1 की। ये बात, ये है लड़का इंटेलिजेंट। क्या है वैल्यू? सपनों में है ये भी। M1 की वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम। और ये कितनी है? 100 ग्राम।
रेज टू पावर 1। ये कितना है? 100 ग्राम। ये कितना है? पावर, पावर 2। ये कितना है? ये कितना है? पावर -3। तो मेरे ख्याल से वैल्यू 160 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 216 है। हाँ, ये लड़का तो इंटेलिजेंट, नीचे भी तो है 60। गधे, ऊपर जाके ना बन जाएगा। तभी कहते हैं 10th और 9th का मैथ अच्छे से आना चाहिए। 216 0 0 0 है ना। अब इसका मतलब समझो, ये कह रहा है कि जो आपने 1 वॉट आपका सिस्टम, जो न्यू सिस्टम है उसकी वैल्यू इतनी है, सोचो। बस, फिनिश। एक क्वेश्चन आपको ट्राई करो। वॉट नहीं है वो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्योंकि 1 वॉट तो फिक्स है, वो एसआई में ही लिख सकते हैं हम उसको। ये कहाँ एसआई है? तो अलग टाइप की यूनिट है। बस तुझे वैल्यू ही बतानी है। समझ में आया? तो यहां पे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है बस, कि न्यू यूनिट ऑफ पावर, न्यू यूनिट ऑफ पावर। वॉट नहीं लिख सकते हो, ध्यान से सुन लो, वॉट नहीं लिखोगे, बस न्यू, जो उसने बोला था न्यू यूनिट, न्यू यूनिट। तू लिख दे, तू लिख सकता है, हम तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लिख सकता है, हम नहीं लिख सकते भाई। ठीक है बच्चे, कर ले, अब एक और क्वेश्चन कर ले। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टफ वाला कहाँ है क्वेश्चन? हाँ लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल on a new system, on a new system that has, that has 20 centimeter to 50 grams and half minute as fundamental units, as fundamental units। लिख लिया? करो आराम से, बहुत टाइम लगाओ, जितना टाइम आप लगा सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा।